मैं एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने घर से निकली ही थी कि चची ने मेरे हाथ में कागजात देखकर मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि अब वो मोची की बेटी मैनेजर बनेगी। लेकिन फिर भी मैं रोती हुई इंटरव्यू देने पहुंच गई। गेट पर एक बूढ़ी फकीरनी को देखा तो वापसी का किराया उसे दे दिया, लेकिन जब मुझे कमरे में बुलाया गया तो सामने बैठी औरत को देखकर मेरे कदम रुक गए, क्योंकि वो दिन मुझे आज भी याद है जब हम अपना पुराना घर छोड़कर चच्ची के घर आए थे। अम्मी को गुजरे अभी 40 दिन भी नहीं हुए थे और अब्बू अकेले सब कुछ संभाल नहीं पा रहे थे। हमारा अपना कच्चा सा घर था, मगर अम्मी के इलाज में जो कर्ज लिया गया था वो बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार वो घर बेचना पड़ा। अब्बू ने बहुत कोशिश की कि कहीं किराए का छोटा सा मकान मिल जाए, मगर मोची का काम करके जितना कमाते थे वो मुश्किल 2 वक्त की रोटी के लिए काफ़ी होता था। तब चचा ने कहा कि कुछ दिन के लिए हमारे पास आ जाओ। वही कुछ दिन सालों में बदल गए। चची ने हमें कभी दिल से कबूल नहीं किया। उनके अपने 2 बेटे थे और एक बेटी। वो अक्सर कहती हैं कि हमारा खर्च पहले ही मुश्किल से चल रहा है, ऊपर से 2 और लोग आ गए। शुरू शुरू में वो सामने कुछ नहीं कहती, मगर उनकी आंखों में नागवारी साफ नजर आती थी। अब्बू सुबह सवेरे अपने औजार लेकर बाजार चले जाते और रात देर से वापस आते। वो कोशिश करते कि घर के खर्च में अपना हिस्सा डालें, मगर जो वो देते वो चच्ची को हमेशा कम लगता। हमें घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा दिया गया था। उसमें एक चारपाई, एक ट्रंक और एक पुराना पंखा था जो गर्मी में भी मुश्किल चलता। मैं इस कमरे में पढ़ती, वहीं सोती और वहीं अपने ख्वाब भी देखती। मैं जानती थी कि हम यहाँ मेहमान नहीं बल्कि बोझ समझे जाते हैं। चची कभी सीधे कुछ ना कहती, मगर छोटी छोटी बातों से सांस दिलाती रहती। सुबह फजर के बाद मैं सबसे पहले उठती, सेहन में झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, चूल्हा जलाती। उनकी बेटी मुझसे 1 साल छोटी थी, मगर उसे कभी ये काम नहीं करना पड़ता था। अगर कभी मैं पढ़ने बैठ जाती तो आवाज आती, पहले काम खत्म करो फिर किताब खोलना। मैं खामोशी से किताब बंद कर देती। मुझे पता था बहस का कोई फायदा नहीं। चच्ची को मेरे अब्बू का पेशा कभी पसंद नहीं था। वो अक्सर कहती कि जूते ठीक करने वाले लोग हमेशा नीचे ही रहते हैं। इन्हें डर था कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि उनके घर मोची रह रहा है। हालांकि चचा ने खुद हमें बुलाया था, मगर घर के अंदर असल फैसला चच्ची का ही चलता था। कई बार मैंने सुना वो पड़ोसन से कह रही थी कि वो मजबूर होकर रखा हुआ है, वरना कब का बेच देती। इस सब के बावजूद अब्बू ने कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा कहते कुछ वक्त की बात है, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। उन्होंने अपने लिए कभी नए कपड़े नहीं खरीदे, मगर मेरी फीस वक्त पर जमा करवाते। कई बार मैंने देखा कि वो रात को देर तक बैठकर अजाफी जूते सी रहे होते थे ताकि मेरी किताबें खरीद सके। उनके हाथों में सुइयां चुभ जाती थी, मगर वो खामोश रहते। कॉलेज जाना भी आसान नहीं था। मेरे कपड़े सादा होते, बैग पुराना था। कुछ लड़कियां तंज कर देती थी, मगर मैंने खुद को संभाल लिया था कि मेरा रास्ता अलग है। मैं सीधा घर आती, काम करती और रात को पढ़ती। बिजली अक्सर चली जाती तो मैं मोबाइल की रोशनी में नोट्स बनाती। गर्मी में पसीना बहता रहता, मगर मैंने हार नहीं मानी। चच्ची को मेरी पढ़ाई पर एतराज था। वो कहती थी कि लड़कियों को इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, आखिर शादी ही करनी है। एक बार उन्होंने अब्बू से साफ कह दिया कि अगर उसे कॉलेज भेजना है तो खर्च खुद उठाओ, हम नहीं दे सकते। अब्बू ने इस दिन बाजार में ज्यादा वक्त गुजारा, रात को थके हुए है, मगर मेरे हाथ में फीस के पैसे रख दिए। मैंने देखा उनकी आंखें सुर्ख थी, शायद धूप से या शायद फिक्र से। चची का रवैया वक्त के साथ सख्त होता गया। उनके बेटे अक्सर मुझे नीचा दिखाते, कहते कि तुम हमारे घर रहती हो, अपनी हद में रहो। मैं जवाब नहीं देती थी। मैं जानती थी कि अगर मैं उलझ गई तो अब्बू को सुनना पड़ेगा। मैंने खामोशी को डाल बना लिया। मैंने पढ़ाई मुकम्मल की तो डिग्री हाथ में लेकर सबसे पहले अब्बू के पास गई। वो दुकान पर बैठे थे। मैंने कागज उनके सामने रखा तो वो देर तक उसे देखते रहे। उनके चेहरे पर फख्र साफ नजर आ रहा था। उन्होंने बस इतना कहा, मेरी बेटी आगे जाएगी। वो जुमला मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत था। जब मैंने नौकरियों के लिए अप्लाई करना शुरू किया तो चच्ची को ये भी अच्छा नहीं लगा। वो कहने लगी कि घर का काम काज छोड़कर बाहर घूमती रहती है। कई इंटरव्यूज में गई, मगर कामयाबी नहीं मिली। हर बार वापस आकर मैंने खुद को संभाला। मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, इंग्लिश बेहतर की, इंटरनेट से सवाल जवाब तैयार किए। मैं जानती थी कि एक मौका काफ़ी होगा। मैं अब्बू को बता रही थी कि मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाना है। चची ने सुन लिया। इंटरव्यू वाले दिन सुबह से ही चची का मूड खराब था। शायद इन्हें पहले से अंदाजा था कि अगर मुझे अच्छी नौकरी मिल गई तो हमारा झुक कर रहना खत्म हो जाएगा। जब उन्होंने मेरे हाथ में फाइल दिखी तो गुस्सा आ गया। उन्होंने वही जुमला कहा जिसने मुझे अंदर तक चोट दी। मगर उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उनके लफ्जों से अपनी हिम्मत कम नहीं होने दूंगी। हम चची के घर इसलिए रहते थे क्योंकि हमारे पास और कोई जगह नहीं थी, मगर मैं वहाँ हमेशा नहीं रहना चाहती थी। मैं चाहती थी अब्बू को सुकून मिले, उनका काम बाइज्जत जगह पर हो और हमें किसी के ताने न सुनने पड़े। मेरी हर रात की जाग, हर आंसू, हर खामोशी का मकसद यही था।
मैं जानती थी चच्ची के दिल में शायद हसद भी था। उनके अपनी बेटी की पढ़ाई अधूरी रह गई थी, उसको पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। शायद इन्हें लगता था कि मैं आगे निकल गई तो लोग उनसे सवाल करेंगे, मगर मैंने कभी उनकी बेटी से मुकाबला नहीं किया। मैं बस अपनी जगह बनाना चाहती थी। वो साल मेरे लिए आसान नहीं थे। मैंने अपने हिस्से का बचपन भी जल्दी गुजार दिया। मैंने सीख लिया कि कम बोलकर भी मजबूत रहा जा सकता है। मैंने सीख लिया कि हालात जितने भी सख्त हों, इंसान अगर खुद पर यकीन रखे तो रास्ता निकल आता है। और इसी यकीन ने मुझे इस दिन इंटरव्यू के दरवाजे तक पहुंचा दिया था। मैं एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने घर से निकली थी कि चची ने मेरे हाथ में फाइल और कागजात देखकर मुझे जोर से थप्पड़ मारा। आवाज़ इतनी तेज थी कि सेहन में बंधी बकरी भी चौंक गई। चची ने मेरी आंखों में देखकर कहा, अब मोची की बेटी मैनेजर बनेगी? अपनी औकात देखी है कभी? उनके लफ्ज मेरे कानों में शीशे की तरह पिघल कर उतर गए। अब्बू अंदर कमरे में बैठे जूतों पर पॉलिश कर रहे थे। उन्होंने सर तो उठाया मगर कुछ कहा नहीं। उनकी खामोशी मुझे हमेशा की तरह आज भी अंदर से तोड़ गई। मैंने आंसू रोके, फाइल सीने से लगाई और बगैर जवाब दिए दरवाजे से बाहर निकल गई। दिल चाह रहा था कि वापस मुड़ जाऊं और सब कुछ छोड़ दूं, मगर पिछले 4 साल की मेहनत मेरी उंगली पकड़कर मुझे आगे ले जा रही थी। गली की मिट्टी मेरे सादा जूतों पर जम रही थी। मोहल्ले की औरतें दरवाजों में खड़ी मुझे देख रही थी जैसे मैं कोई तमाशा हूं। मैंने रक्षा रोका तो जेब में रखे पैसे गिने। ये वापसी का किराया था जो मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया था। रास्ते भर चची के अल्फाज मेरा पीछा करते रहे, मोची की बेटी। ये जुमला मेरे साथ स्कूल से कॉलेज तक चला था। मैंने कितनी बार सोचा था कि नाम के साथ बाप का पेशा क्यों जुड़ जाता है, इंसान की मेहनत क्यों नहीं। कंपनी की इमारत मेरे सामने थी, शीशे की ऊंची दीवारें, साफ फर्श और गेट पर खड़ा गार्ड। मैंने दुपट्टा ठीक किया और अंदर जाने लगी तो गेट के पास एक बूढ़ी फकीरनी बैठी नजर आई। उसके कपड़े बुसीदा थे, बाल सफेद और आंखों में अजीब सी थकन। उसने मेरा रास्ता नहीं रोका, बस आहिस्ता से कहा, बेटी अल्लाह आसानी करे, कुछ दे दे अगर हो तो। मैं रुक गई। जेब में हाथ डाला तो वही वापसी का किराया था। एक लम्हे को सोचा कि अगर इंटरव्यू खराब हो गया तो मैं घर कैसे जाऊंगी। फिर न जाने क्यों मुझे अपनी माँ याद आ गई जो कहती थी कि देने से काम नहीं होता। मैंने सारे पैसे निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। उसकी आंखों में हैरत आई। फिर उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तेरे लिए दरवाजे खोल दे जिनका तू सोच भी नहीं सकती। मैं हल्की सी मुस्कुरा दी, मगर दिल में खौफ था कि अब वापस कैसे जाऊंगी। रिसेप्शन पर अपना नाम लिखवाया, हाथ कांप रहे थे। कमरे में और भी उम्मीदवार बैठे थे, सबके कपड़े मुझसे ज्यादा अच्छे, फाइलें ज्यादा मोटी, चेहरे पर इत्मीनान था। मैंने एक कोने में बैठकर आंखें बंद की और खुद को समझाया कि डिग्री सबकी एक जैसी है, मेहनत भी कम नहीं की मैंने। जब मेरा नाम पुकारा गया तो मेरे कदम भारी हो गए। मैंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। सामने एक बड़ी मेज थी और उसके पीछे जो औरत बैठी थी उसे देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। वही फकीर नहीं थी, मगर अब उसके कपड़े साफ सुथरे थे, बाल तरतीब से बंधे हुए थे और चेहरे पर संजीदगी। मेरी सांस जैसे रुक गई। उसने मुझे गौर से देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट आई। आइए बैठे। उसकी आवाज़ वही थी, बस लहजा मजबूत था। मैं कुर्सी पर बैठ गई, मगर नजरें झुकी रही। दिल में खौफ, हैरत और शर्मिंदगी सब कुछ इकट्ठा हो गया था। उसने फाइल उठाई, मेरा नाम पढ़ा और पूछा, आपने बाहर मुझे पहचाना था? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, मैंने नहीं सोचा था कि, और मैंने जुमला जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। वो मुस्कुराई कि एक फकीर ने इस कंपनी की सीईओ हो सकती है। मेरे पास जवाब नहीं था। उसने कुर्सी को पूछते से टेक लगाई और कहा, मैं अक्सर ऐसे ही गेट पर बैठती हूँ। लोग मुझे देखकर गुजर जाते हैं, कुछ तरस खाकर सिक्के दे देते हैं, कुछ नजरें चुरा लेते हैं, मगर आज तुमने अपने सारे पैसे मुझे दे दिए। यकीनन ये तुम्हारी वापसी का किराया था। तुम्हें डर नहीं लगा? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सच बता दिया। डर तो लगा था, मगर मैंने सोचा शायद उसे मुझसे ज्यादा जरूरत हो। कमरे में खामोशी छा गई। उसने इंटरव्यू शुरू किया। सवाल मुश्किल थे, मगर मैंने हर सवाल का जवाब पूरे एतमाद से दिया। जब मैंने अपने अब्बू के पेशे का जिक्र किया तो एक लम्हे को आवाज़ बाहर आई, मगर मैंने खुद को संभाला और कहा, उन्होंने मुझे सिखाया है कि जूता चाहे कितना भी पुराना हो, अगर दिल से पॉलिश किया जाए तो चमक उठता है। मैं भी इसी चमक पर यकीन रखती हूँ। वो औरत तो मुझे मुसलसल देख रही थी, जैसे मेरे लफ्ज़ों को परख रही हो। इंटरव्यू खत्म हुआ तो उसने फाइल बंद की और कहा, कल से जॉब पर आ जाइए। मुझे लगा मैंने गलत सुना है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसने वाज़ेह अंदाज में कहा, हमें डिग्रियों से ज़्यादा इंसानियत चाहिए और तुम में वो है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने शुक्रिया कहा और कमरे से बाहर आ गई। बाहर आकर सब कुछ बदल चुका था। आसमान वैसा ही था, मगर मुझे हल्का लग रहा था। अब मसला ये था कि घर कैसे जाऊं।
میں نے پیدل چلنا شروع کیا، راستہ لمبا تھا مگر دل میں خوشی تھی۔ آدھے راستے میں وہی بڑی گاڑی میرے قریب رکی، شیشہ نیچے ہوا تو وہی عورت بیٹھی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور کہا آؤ چھوڑ دیتی ہوں۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ راستے میں اس نے بتایا کہ وہ خود بھی ایک غریب شخص کی بیٹی تھی، اس کے والد کو بھی لوگ حقارت سے دیکھتے تھے۔ اس نے محنت کی، پڑھائی کی اور یہ کمپنی کھڑی کی۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کون اپنی حالت سے اوپر سوچ سکتا ہے۔ تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم کر سکتی ہو۔ میں نے اس کی باتیں سنی تو ہمت باندھ گئی۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی تو محلے والے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں اتری تو چچی دروازے پر کھڑی تھی، ان کے چہرے پر سوال تھا۔ اس عورت نے گاڑی سے اتر کر چچی کی طرف دیکھا اور کہا آپ کی بیٹی کل سے ہماری کمپنی میں مینیجر ہے۔ چچی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ابو دروازے تک آ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ گاڑی چلی گئی مگر میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ آج پہلی بار مجھے اپنے باپ کے پیشے پر شرمندگی نہیں بلکہ فخر محسوس ہوا۔ چچی خاموش تھی، جیسے ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہو۔ میں نے ابو کے ہاتھ سے پالش کا برش لیا، کہا ابو آپ کی محنت رنگ لے آئی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا مجھے تم پر ہمیشہ یقین تھا۔ رات کو بستر پر لیٹی تو دن بھر کے منظر آنکھوں کے سامنے آتے رہے۔ چچی کا تھپڑ، ان کا حقارت برا رویہ یاد آ گیا۔ اگر میں اس تھپڑ کے بعد رک جاتی، اگر میں وہ کرایہ اپنے پاس رکھ لیتی تو شاید سب کچھ مختلف ہوتا۔ مگر آج مجھے سمجھ آیا کہ انسان کی پہچان اس کے حالات سے نہیں، اس کے فیصلوں سے بنتی ہے۔ اور آج میں نے ایک فیصلہ کیا تھا جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ یہ صرف نوکری نہیں تھی، یہ میرے وجود کی قبولیت تھی، میرے خوابوں کی عزت تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ موچی کی بیٹی بھی مینیجر بن سکتی ہے۔ اگلی صبح جب میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ چچی جو کل تک مجھے نیچے دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی، آج خاموشی سے باورچی خانے میں مصروف تھی۔ انہوں نے پہلی بار میرے لیے چائے بنائی اور بغیر آنکھوں میں دیکھے کپ میرے سامنے رکھ دیا۔ ابو حسب معمول جلدی اٹھ گئے تھے مگر آج ان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ میں نے سادہ سا سوٹ پہنے، بال باندھے اور فائل ہاتھ میں لی تو دل میں وہی پرانا خوف ہلکا سا جاگا، مگر اس کے ساتھ ایک مضبوطی بھی تھی جو کل تک نہیں تھی۔ دفتر پہنچی تو ریسپشن پر سب نے باقاعدہ سلام کیا۔ مجھے ایک الگ کیبن دیا گیا۔ دروازے پر میرے نام کی پلیٹ لگی دیکھ کر انگلیاں کانپ گئیں۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے گہری سانس لی۔ چند ہی لمحوں بعد وہی خاتون اندر آئیں۔ آج مکمل پروفیشنل انداز میں کیسے لگ رہا ہے پہلا دن؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے سچ کہا ذمہ داری باری لگ رہی ہے مگر آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ وہ مسکرائی اور واپس اپنی آفس میں چلی گئی۔ میں نے محنت جاری رکھی۔ غریب کی اولاد ہمیشہ غریب نہیں رہتی، محنت سے انسان ہر میدان فتح کر لیتا ہے۔ بس انسان کو اللہ کو، ذات پر بھروسہ، خود پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اگر کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔